मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी से। दलाल साहब, बीजेपी, जेजेपी और निर्दलियों के गठबंधन में चल रही सरकार का एक साल पूरा हो चुका है। एक साल में जो प्रमुख मुद्दे थे, प्रमुख आपका मांग पत्र था, संकल्प पत्र था, वो कितना जनता की कसौटी पर खरा उतरा है? देखिए, विश्व के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व साल था। 100 साल के बाद ये कोरोना का रूप में एक महामारी आई। पहले लगभग आज से 100 साल पहले महामारी आई थी, करोड़ों आदमी मर गए थे, ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, आर्थिक व्यवस्थाएं खराब हो गई थी। इस बार भी वही हुआ है। लेकिन इन सब समस्याओं के बावजूद हरियाणा सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। हमारे यहाँ लाखों मजदूर थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था की। जो पेशेंट थे, कोविड के पेशेंट थे, उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था की। हरियाणा ने अनाज बांटने में, राशन बांटने में ज़बरदस्त काम किया। और सरकार ही नहीं, सामाजिक संस्थाओं ने भी, जैसी हमारी एक प्रवृत्ति है, जो कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ भंडारे ना लगाए रहे 2-2, 3-3 महीने तक। और सारा समाज, जाति पाति धर्म, इनसे ऊपर उठकर मानवता की सेवा में लग गया। और हरियाणा की सरकार ने भी, हालांकि हमारे रेवेन्यू के सोर्सेज कम हो गए थे, बैंकों से पैसा कर्जा लेना पड़ा है हमें 14-15 हज़ार करोड़ रुपये, और लेकिन हमने किसी भी तरह से सैलरी देने में या जो पेंशन देने में या जो सामाजिक सेवाएं करते हैं हम सरकार, किसी भी तरह की कोई हमने कमी नहीं आने दी। और इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को नमन करता हूं तो वो है देश का किसान। सारे काम बंद हो गए थे, लेकिन किसान ने अपने मेहनत के दम पर जो खाद्यान्न भंडार बढ़ने का काम किया है, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और आने वाले सैकड़ों सालों तक ये याद रखा जाएगा कि कोरोना काल में देश को किसी ने बचाया था तो वो किसान वर्ग था। हरियाणा सरकार का भी बहुत सारी किसान हितैषी नीतियाँ रही हैं कि सब चीज़ों पर पाबंदी थी, लेकिन किसानों के ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, दुकानें, खाद बीज की दुकानें, मंडियाँ चलती रही। और कोरोना काल में जो हमने मंडियाँ चलाई, लाखों किसान उसमें आए। हमने सैनिटाइज़र दिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। एक भी केस हमारा मंडी में कोई जैसे नहीं आया। हालांकि बाद में सब्जी मंडियों में तो केस आए, लेकिन अनाज मंडी में इतनी बड़ी प्रोक्योरमेंट हुई पिछले गेहूं की, सरसों की, और आजकल की प्रोक्योरमेंट भी चल रही है, लेकिन मंडियां सुरक्षित रही हैं। और किसानों की हमने जो परचेज जारी रखी है। और दोनों वक्त, पहले गेहूं और सरसों के वक्त भी कांग्रेस ने मंडियों में हड़ताल कराने की कोशिश की। बहुत छोटी सोच है। ऐसे वक्त में, महामारी के वक्त में सभी पार्टियां एक हो जाती हैं, लेकिन तब ये कहा कि इस पर मंडियां बंद हो जानी चाहिए, कोरोना के बाद चलनी चाहिए। उन्होंने किसानों के साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। और अब जो है, किसानों को भड़काने का काम किया कि जो 3 किसान हितैषी फैसले केंद्र सरकार ने किए हैं, उसके बारे में दुष्प्रचार कांग्रेस ने किया कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी नहीं रहेगी, किसान को नुकसान होगा। लेकिन आज जो हम कोरोना काल में एमएसपी पर परचेज धान की कर रहे हैं, एमएसपी पर कपास की कर रहे हैं, कपास की डबल हमने परचेज सेंटर बढ़ा दिए हैं। बाजरा के पहले से दुगनी परचेज हम कर चुके हैं। पिछले साल 10 लाख मीट्रिक टन की थी, पिछले साल 3 लाख की थी। इस बार अभी परचेज जारी है, 5 लाख मीट्रिक टन हम कर चुके हैं। और देश में पहला प्रदेश होगा हरियाणा जहां सरकार अपने बलबूते पर, प्रदेश सरकार किसान की इतनी मदद कर रही है। हमारे साथ में पंजाब है, वह 1200-1300 रुपये बाजरा बिकता है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है। हमारे साथ में राजस्थान है, 1200-1300 रुपये में बाजरा बिकता है। हरियाणा के किसान के हम 2150 रुपये में बाजरा लेते हैं, सीधी पेमेंट कर रहे हैं। कपास की अच्छी परचेज है, धान की अच्छी परचेज है, मूंगफली की अच्छी परचेज की है। तरह तरह की चीज़ें जो है किसान हितैषी हम करते जा रहे हैं। और कृषि कानूनों को लेकर भारतीय किसान यूनियन, चाहे पंजाब हो या हरियाणा हो, लगातार सड़कों पर है। देखिए, अब आपने देखा होगा 2-3 महीने के अंदर, कोरोना काल में ही जो सही है कि हमने अपने इस चीज़ का प्रचार प्रसार कम किया था।
और कांग्रेस ने बढ़त ली थी। लेकिन जो जो हम बाज़ार के अंदर गए, किसानों ने इस कानून के समर्थन में हर ज़िले के अंदर हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर जुलूस निकाले। आज किसान खेतों में है, मंडी में देख रहा है। और कांग्रेस के 5 तारीख का बंद था, जो कांग्रेस और उसके समर्थित कुछ किसान यूनियन का, सारे प्रदेश में 20-30 जगह पे सारे मिला के 5000 किसान भी जो कांग्रेस की थे किसान के रूप में, वो नहीं आए। ये मुद्दा जो है, झूठ को इतना ज़्यादा चलाया नहीं जा सकता। इस चीज़ का कांग्रेस को भी अच्छी तरह से पता है। और इस मुद्दे पर हमने विधानसभा में कांग्रेस को कहा कि आइए हम रेजोल्यूशन देते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव देते हैं, आप इसे बहस करिए, बताइए क्या क्या कमी है। लेकिन कांग्रेस को पता था कि उसके पास कोई तथ्य नहीं है, कि किसान हितैषी फैसले हैं और इसमें वो कहीं डिफेंड नहीं कर पाएगी अपनी झूठ को, इसलिए वो भाग गई, बाहर जाके शोर करती है। 1 to 1 जब बहस करने का मुद्दा किसी भी चीज़ का सबसे अच्छा कोई अगर जगह होती है तो या तो विधानसभा है या लोकसभा है। विधानसभा के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस से बार बार प्रार्थना की, बल्कि वो 1 घंटे तक हल्ला ही करते रहे। अल्टीमेटली स्पीकर को उनको नेम करना पड़ा, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अब किसान जो है संतुष्ट है, किसान को भरोसा है कि मोदी जी ने जो वचन दिया हुआ है कि 2022 तक किसान की आमदनी को बढ़ाएंगे, मोदी जी उसको पूरा करेंगे। 54 वर्ष हो गए हरियाणा बने हुए। हरियाणा में जो पंजाब एक्ट लागू है, हर कानून में पंजाब ऐड है। हरियाणा के जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी विधानसभा के, उन्होंने प्रयास शुरू किए हैं। एलआर से इस मामले में एक कमेटी भी बनाई गई है। हरियाणा को क्या अपने कानून अपने नाम से मिलने चाहिए? क्यों नहीं, ये लीगेसी है। पहले पंजाब हरियाणा एक थे तो सारे कानूनों का नाम पंजाब का था। अब जब हमारे अपना हरियाणा प्रदेश हो ही गया है तो पंजाब का कानून हमारे यहाँ क्यों लागू हो। और तो अच्छा काम किया है। और इस बार तो विधानसभा में बल्कि हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि भाई हमारे कुछ विधानसभा भवन के कुछ कमरे भी उनके कब्जे में हैं, उनकी भी मांग की है कि वो हमें दिए जाएं। और गवर्नर के पास से सर्वदलीय जो बैठक हमने करके गवर्नर को एजेंडा दिया है, मेमोरेंडम दिया है, तो अच्छा काम किया है कि जो है पंजाब का नाम लेने की ज़रूरत नहीं। हालांकि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, लेकिन हमारे पंजाब से कुछ मुद्दे हैं, जैसे एसवाइल का मुद्दा है। और अब जो अच्छा काम पंजाब ने ये नहीं किया कि मंडियों के अंदर आज पंजाब को रेल रोक के पंजाब की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने का काम किया हुआ है। सरकार कभी जब धरने प्रदर्शन में आ जाती है तो इससे बुरा दुर्भाग्यवश काम कोई हो नहीं सकता। आज पूरी पंजाब की सरकार जो है धरने करवाती है, रेलें रोकी हुई हैं और ढकोसला करती है किसान हितैषी होने का। उन्होंने अभी जो बिल पास किया कि भाई 3 साल की सज़ा हो जाएगी एमएसपी से नीचे कोई फसल बिकेगी। आप ये देखिए कि एमएसपी से और सिर्फ 2 ही फसलों का किया है, धान का और गेहूं का। धान और गेहूं की सारे देश में प्रोक्योरमेंट होती है, वो केंद्र सरकार के पैसे से होती है। वो सारा अनाज केंद्र सरकार को जाता है पीडीएस पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। प्रदेश सरकार का तो उसमें कमीशन लेती है। प्रदेश सरकार का बजट से कोई 1 पैसा नहीं जाता। उसके अलावा अगर पंजाब सरकार कहे कि भाई 2 महीने गेहूं की परचेज होगी, महीने धान की परचेज होगी, उसके बाद अगर पंजाब सरकार कहे कि मंडियों पे हम एमएसपी पे परचेज करेंगे, फिर तो इस कानून का औचित्य है। जब आप 2 महीने के बाद कोई खरीदार मंडी चलेगी नहीं, खरीदार होगा नहीं, 50 रुपये भाव टूट जाएगा तो सज़ा कौन कराएगा? किसान को बर्बाद करने का काम किया है पंजाब सरकार ने। इतना गलत कानून पास कर दिया। अब पंजाब के किसानों, मान लीजिए कि गेहूं का भाव 50 रुपये नीचे आ जाता है और किसी किसान को वहाँ ग्राहक ढूंढेगा तो वो कहेगा मेरी तो सज़ा हो जाएगी, मैं तो नहीं लूँगा, तो उसको अपनी ट्रॉली भर के हरियाणा की मंडी में आना पड़ेगा। हरियाणा की मंडी का व्यापारी भी उसको कुछ न कुछ और दबाएगा। तो किसान को बर्बाद करने का काम किया है। और मंडी चलाए, एमएसपी पे परचेज करे। अभी भी बाजरा की परचेज क्यों नहीं कर रही? कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, वहाँ 1200-1300 रुपये में बाजरा धक्के खा रहे हैं, किसान मारे मारे फिर रहे हैं। और हमारे यहाँ का किसान छाती तान के 2150 रुपये में मंडी में बाजरा बेच के खाते में घर पहुँचता है, हफ्ते के अंदर उसको पैसा पहुँच जाता है। हमारा किसान संतुष्ट है। जितने किसान हितैषी फैसले हरियाणा सरकार ने पिछले 5-6 साल में लिए हैं, इतने देश में कहीं नहीं लिए। चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे वो खराबे का पैसा हो, चाहे ड्रिप इरीगेशन की 85% सब्सिडी देने की हो, चाहे फसलों के डाइवर्सिफिकेशन के लिए हो,
चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड के बनाने की बात हो, चाहे मंडियों में 10 रुपये के कैंटीन खोल खोल के 10 रुपये में भोजन देने की बात हो। 4-4, 5-5 दिन किसान मंडियों में पड़े रहते थे। आज सुबह जाता है, उसको बाई इन्विटेशन हम बुलाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे में ट्रॉली खाली करके वो अपने घर चला जाता है और अपने आप उसके टन बोलती है कि मेरे बैंक में पैसा आ गया। दलाल साहब, जिस प्रकार से पिछले दिनों केंद्र शासित, क्योंकि यूटी है चंडीगढ़, तो हरियाणा व पंजाब की राजधानी भी है, ये आवाज़ भी उठी थी कि इसे केवल केंद्र शासित रहने दिया जाए, हरियाणा और पंजाब अपनी राजधानी अलग देखें। इस तरह से आप कितना सहमत हैं? नहीं, हम तो जो हमारा पूरा पैकेज को देखा जाए कि हमारा एसवाइल का पानी देने की बात है, हमारे टेरिटरी देने की बात है और बहुत सारी चीज़ों की बात है, इसको इकट्ठा करके देखा जाए तो हरियाणा ने तो हमेशा ही कहा है कि हमारा दीजिए अपन एसवाइल का पानी, हमारी टेरिटरी दे दीजिए। और फाजिल का भी हमारे एक बार आने की बात थी और बहुत सारे फैसले उसके हैं। ये सेंसिटिव इशू है और मुझे लगता है कि कोर्ट के जरिए से इन चीज़ों के फैसले होंगे। आपस में आपसी सहमति से मुश्किल है। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जेजेपी के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, उन्होंने कहा है कि हरियाणा की राजधानी हरियाणा के सेंटर में जींद व हिसार बननी चाहिए। लेकिन देखिए, जब तक ये जुड़े हुए मुद्दे हैं जिसमें सॉइल का पानी है, टेरिटरी का इशू है, चंडीगढ़ का इशू है, इसको अलग अलग करके नहीं किया जा सकता, फिर हमारा क्लेम कमज़ोर पड़ जाता है। जब तक वो फैसले नहीं होंगे तो हम अपना इलाका जो है यहाँ क्यों छोड़ें। दलाल साहब, इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए हरियाणा के अंदर किसानों के लिए और कल्याणकारी योजनाएं आपके जहन में जो अब दूसरी पारी में आप करेंगे, मतलब दूसरा वर्ष शुरू हुआ है इसलिए दूसरी पारी कह रहा हूँ, उसमें क्या एजेंडा रहेगा? ये साल थोड़ा सा हमारी जितना करना चाहते थे हम नहीं कर पाए। कुछ तो कोरोना की वजह थी, कुछ बजट का कंस्ट्रेंट था, लेकिन मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो पैकेज दिया है, 1 लाख करोड़ रुपए फार्म उसकी प्रोसेसिंग के लिए दिए। छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, माइक्रो बिजनेसमैन हैं, फार्म गेट प्रोसेसिंग वाले हैं। हम हरियाणा के वो सौभाग्य ये है कि हम दिल्ली के आसपास है, मार्केट के बाहर बैठे हैं, बिल्कुल दरवाजे पे मार्केट है। हम यहाँ दूध का ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। हालांकि दूध के बारे में हरियाणा में हमने ज़बरदस्त तरक्की की है। हम यहाँ पर वेजिटेबल्स का काम कर सकते हैं, हम प्रोसेसिंग का, मशरूम का काम कर सकते हैं। और जो हमारे खारे पानी का इलाका है, बहुत सारे ब्लॉक ऐसे हैं जो सिर्फ बारिश से ही खेती होती है, नीचे सब सॉइल वाटर जो है सॉल्टी है, तो वहाँ झींगा मछली के उत्पादन की बड़ी अपार संभावनाएं हैं। 50 से लेकर 60% तक हम सब्सिडी देते हैं और इस साल ही कोरोना होते हुए भी 2500 नए फार्म हमने मंजूर करे हैं। 2500 नए आदमी जो मछली पालन करके अपनी आजीविका प्राप्त करेंगे। और इसी तरह से मशरूम के लिए है, दूसरी मक्का के लिए है, और चीज़ों के लिए है। और दुनिया में देखेंगे तो हमारे यहाँ प्रोसेस्ड फूड की अभी सिस्टम नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ एक बार तो 50 पैसे किलो टमाटर बिक जाता है, एक बार 50 रुपये किलो हो जाता है, क्योंकि हम फ्रेश खाते हैं। अगर प्रोसेसिंग की यूनिट लग जाए तो जिसने 50 पैसे किलो होता है, 1 रुपये किलो होता है, 2 रुपये किलो होता है, तो कोई भी प्रोसेसर उसको करके पैकेजिंग कर दे, उसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ा दे, और जब उसका भाव बढ़ता है तो बड़ा अच्छा ही संभावना है। कृषि क्षेत्र में संभावनाओं से भरपूर है, लेकिन हम उसके लिए ट्रेनिंग देंगे बच्चों को, उनको लोन दिलाएंगे। 2-2 करोड़ रुपए तक का लोन है, उससे 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है। हम तरह तरह की अब जो है प्रोजेक्ट बनाकर किसान के बच्चों को समझाएंगे, उनको ट्रेनिंग दिखाएंगे, उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको मार्केटिंग दिलाएंगे। और हरियाणा एक जो है किसानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। देश का पेट भरने वाला तो हम पहले ही हैं, लेकिन एक गांव को यूनिट मान के हर गांव में क्लस्टर बना बना के ऐसे ऐसे छोटे छोटे उद्योग की संभावनाओं को तलाशेंगे, जिससे कि हमारी जो किसानों के बच्चे सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं उसको छोड़ करके वो एंटरप्रेन्योर बने, आत्मनिर्भर बने। ओके जी, तो ये है जेपी दलाल, हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। इनके साथ बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के पहले 1 साल के अनुभवों को इन्होंने हमारे साथ साझा किया और चर्चा की है। इसके अलावा इनका कहना है कि अगर राजधानी की बात आती है हरियाणा की, तो कहीं ना कहीं ये कई मामले इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे एसवाईएल का है, हरियाणा की राजधानी का है, और ये पूरा पैकेज है। ये एक चीज़ पर अकेले विचार नहीं किया जा सकता। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।